ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में ही बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। क्या 5 साल पहले सब लोग कलेक्टर ही थे क्या? हर घर में सरकारी नौकरियां ही थी क्या? प्राइवेटाइजेशन की अगर बात होती है तो आप ध्यान दीजिए कितने लोग बीएसएनएल का आज फ़ोन यूज कर रहे हैं, लेकिन विरोध में प्राइवेटाइजेशन अगर होता तो उसके उतर जाते हैं। का नियंत्रित जनसंख्या अगर देश में रहती है तो अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा माहौल, सब कुछ अच्छा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सबको सामने आना चाहिए। कोई हिंदुओं का ठेका, हिंदुओं ने ठेका नहीं कि दो शेर के बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे करके हम ऐसे करते रहें और वो उनको अल्लाह ताला की देन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। आज बात करेंगे देश के उस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जी हां, मैं बात कर रही हूं बेरोजगारी की। हर युवा आवाज़ उठा रहा है कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। वहीं साथ ही एक और मुद्दे पर बात करेंगे, निजीकरण, क्योंकि आवाज़ें उठ रही हैं कि निजीकरण सरकार ला सकती है देश में। इसी के साथ हमारे साथ आज अवनीश राजपूत जी मौजूद हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि सर आपके क्या विचार हैं इन सारे मुद्दों पर। देखिए, आपका मुद्दा आपने जो उठाया इस चैनल के माध्यम से बहुत ही सराहनीय है। तीनों विषय आज समाज में, तीनों विषय युवा इसके लिए संघर्ष कर रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सही है। देश में रोजगार की कमी आई है पिछले कुछ सालों में, जिसको लेके राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपना अलग अलग नज़रिया पेश कर रही है। देखिए, यहाँ एक आंकड़ा समझना चाहिए। सरकार बेरोजगारी को कम मानती है, किस आधार पे कम मानती है? इसके पीछे स्किल इंडिया डेवलपमेंट का काम वो बताती है कि स्किल इंडिया के तहत इतने लोगों को रोजगार दिया गया। लेकिन जब इसके तह में हम जाएंगे तो आप 35 दिन, 45 दिन या 2 महीने के कोर्स स्किल करा के आप फिल्टर कर पा रहे हैं क्या कि कितने लोगों को आपने स्किल दिया और वो 100 रोजगार खोल पाए क्या? अगर आपने 60 का एक बैच स्किल इंडिया का चलाया, उसमें से 10 लोगों को रोजगार मिला, तो बाकी 50 लोग तो बेरोजगार ही हैं ना। इसलिए उसको फिल्टर करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी योजना स्किल डेवलपमेंट की चलाई कि युवा अपने गांव में, अपने समाज में, अपने बीच में अपनी स्किल जो उसकी है उसको डेवलप करे और उससे रोजगार करे। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे तक ये सही से फॉलो हो तो बेरोजगारी दूर करने का एक कारण हो सकता है। माना कि आज एक परिभाषा बन गई है कि रोजगार क्या? रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही रोजगार। ये प्रदर्शन धरने जो हो रहे हैं आज 5 बजे और ताली बजाने का भी ऐसा युवाओं ने आह्वान किया है, तो इसके पीछे एक कारण कि जितनी लोगों के सोशल मीडिया पे ट्वीट आ रहे हैं और अलग अलग पोस्ट आ रही हैं, उसमें देखने को मिल रहा है कि उनकी प्राथमिकता जो है वो रोजगार से सरकारी नौकरी को ही जोड़ रहे हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। युवा अगर जिस क्राइटेरिया में फिट होता है उसके हिसाब से उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट भी एक अच्छा उपाय है कि हर युवा को रोजगार देने का। दूसरी बात, जिस तरह से पिछले 6 महीना हो गया, आज 6 महीना में कोविड-19 को लेके जो चल रहा था, एक जीडीपी गिरी, उसको लेके बहुत हो हल्ला मचा। ऐसे में ये भी बात ध्यान देनी चाहिए कि सरकार हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रही है। आज किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि का हर 3 महीने पे 2000 रुपये जा रहे हैं। 500 रुपये अलग से मनरेगा के तहत मिल रहा है। मनरेगा के तहत ये आंकड़ा चौंकाने वाला कि मनरेगा के तहत अब तक सबसे ज़्यादा जॉब रोल इस साल मिले हैं, ये कोविड के पीरियड में मिले हैं। तो ऐसे में हमको ध्यान देना चाहिए कि जीडीपी गिरना स्वाभाविक है। जब और देशों की तुलना में भारत तो बहुत संघर्ष किया है, कोविड को लेके भी संघर्ष किया है, लेकिन सवाल फिर वही आके अटकता है कि युवाओं को रोज़गार आखिर कब मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक अध्यापक की भर्ती निकली 69,000 वैकेंसी। आज 1-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं बेरोजगार युवा, जो पढ़ के बीएड, टेट जितनी भी परीक्षाएं हुई उसको पास किए, उसके बाद भी वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति पत्र का। नियुक्ति पत्र उनके हाथ में आते आते रह जाता है, जब कोर्ट उस पर रोक लगाती है, फिर जांच चलती, फिर अगले 3 महीने ऐसे निकल जाते हैं। कहीं न कहीं ये जो लूप होल हैं वो भी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण में गिने जा सकते हैं। रोजगार पाना युवा का, हर युवा का हक है। पढ़ा लिखा युवा है, वो रोजगार खोजेगा ही, और उसकी उम्मीद सरकार से रहेगी तो सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन करेगा। इसमें कोई गलत नहीं है कि सरकार को जगाने के लिए अगर युवा प्रदर्शन कर रहा है तो ये सही बात है, अपने रोजगार के लिए कर रहा है। सर, सरकार को जगाने के लिए युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सर क्यों युवा सिर्फ जो निजीकरण है या वो रोजगार मांग रहे हैं, इस चीज़ को रोजगार क्या सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही क्यों जोड़ा जाता है? जैसा कि आपने कहा कि और भी स्किल्स होती हैं, तो क्यों नहीं युवा उन स्किल्स पे ध्यान देते हैं? क्यों सबको सरकारी नौकरी चाहिए इस देश में? देखिए, जब निजीकरण की बात होती है, प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, तो उसका विरोध करते हैं युवा। वहीं जब सरकारी चीज़ों की बात होती है तो उस पर उनका ध्यान जाना चाहिए। बीएसएनएल जैसे एक सरकारी है,
उसको लेकर प्राइवेटाइजेशन की अगर बात होती है तो आप ध्यान दीजिए कितने लोग BSNL का आज फ़ोन यूज कर रहे हैं, लेकिन विरोध में प्राइवेटाइजेशन अगर होता तो उसके उतर जाते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सरकारी मैकेनिज्म जो है उसको कैसे स्ट्रांग हो, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी चाहिए। निजीकरण, हर चीज़ का निजीकरण अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ सुधार की गुंजाइश हो वहाँ निजीकरण होना चाहिए। अगर रेलवे में कुछ ट्रेनें निजीकरण करके अच्छी चलाई जा सकती हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए लोगों को। आज मेट्रो आधा निजी आधा सरकारी फायदे से चल रही है ना, सही समय पे चल रही है। तो ऐसे कई चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें कई ऐसी हैं जो अच्छी चल रही हैं और लोग सहर्ष उसका स्वागत भी कर रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना, ये मानसिकता कहीं अच्छा दर्शाती नहीं हर युवा के लिए, कि विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना, केंद्र में मोदी बैठा है, उत्तर प्रदेश में योगी बैठा है तो हम उसका विरोध करेंगे। और ये बामी कांगी गैंग जो है, ये लिबरल गैंग जो है, वो ऐसे लोगों को उकसा रही है। भाई अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार किसी कारणवश नहीं है, आप खाली बैठे हैं, अगर आपको बैकअप सपोर्ट मिलता है कि इसके खिलाफ ऐसा करिए तो आप खुल के सामने आएंगे। अगर वो युवा रोज़गार कुछ मिलता, चाहे स्किल के माध्यम से ही मिलता, चाहे अपना ही काम करता, तो स्थिरता से अपना ध्यान अपने काम में लगाता। लेकिन जब खाली बैठा है तो उसके राजनीतिकरण उसका हो रहा है। ऐसे जो विपक्ष में बैठे हैं, जो वामपंथी हैं, जो कांग्रेस के से जुड़े नेता हैं, वो इनका उपयोग कर रहे हैं और युवा उसमें पिसता चला जा रहा है। तो एक कारण ये भी है जो बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रहे हैं और इस मुद्दे को इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल में ही बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। क्या 5 साल पहले सब लोग कलेक्टर ही थे क्या? हर घर में सरकारी नौकरियां ही थी क्या? आप आंकड़ा निकाल लीजिए। लेकिन लोगों को उम्मीद बनी। मोदी सरकार जब केंद्र में दोबारा आई, पहली बार आई तो भी उम्मीद बनी, जब दूसरी बार आती तो भी उम्मीद बनती है और लोग मांग भी उस चीज़ करते हैं जिससे उम्मीद बनती है। कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता था क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी। भ्रष्टाचार का उनका इतिहास रहा है, लंबे समय तक भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ से लेकर कोयला तक, कोलगेट, कितने भ्रष्टाचार का इतिहास, उन्होंने करोड़ों में उनकी गिनती, शून्य की गिनती नहीं पूरी होती थी। तो ऐसे में जब किसी सरकार से उम्मीद है युवाओं को, तो युवा अपनी बात रख रहे हैं, ये अच्छी बात है और इसका स्वागत करना चाहिए और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या स्थिरता कानून क्यों नहीं है हमारे देश में? अगर नहीं है तो इस देश को बाकी देशों से क्यों कंपेयर किया जाता है? हम सबको पता है कि भारत की जो आबादी है वो बाकी देशों के तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जब कोरोना महामारी आई तो उसमें भारत को बाकी देशों से कंपेयर करना ये ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को पता है कि जनसंख्या स्थिरता कानून नहीं है, तो फिर ये सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही लाजमी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में होना चाहिए। अब इसके पीछे थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो आपको पता है कि भारत में 2 विभिन्न धर्मों के लोग बहुतायत मात्रा में रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। लेकिन आप जनसंख्या नियंत्रण की बात केवल एक विशेष वर्ग समुदाय से ही अपेक्षा करेंगे कि बहुसंख्यक समाज ही इस पे फॉलो करे और एक समुदाय वो अल्लाह की देन करके ऐसा चुप बैठा रहे और वो कहता रहे कि ये अल्लाह की देन है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये गलत है। पूरे देश को एक साथ आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को बनाना चाहिए और देश के आर्थिक सामाजिक विकास में जनसंख्या नियंत्रण कानून का बहुत बड़ा योगदान है। आपका नियंत्रित जनसंख्या अगर देश में रहती है तो अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा माहौल, सब कुछ अच्छा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सबको सामने आना चाहिए। कोई हिंदुओं का ठेका, हिंदुओं ने ठेका नहीं कि 2 शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसे करके हम ऐसे करते रहें और वो उनको अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, मुल्ला के बहकावे में आएंगे, मदरसा की तालीम लेंगे और वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसके विरोध में आएंगे। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी। अगर ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून का विषय अगर समाज में आता है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आता है, आप लोगों के माध्यम से आता है, तो ये भी आम जनता तक जाएगा और सरकार संसद में प्रस्ताव लाएगी। जिस तरह से 370 हटा, राम मंदिर का मुद्दा आया और ट्रिपल तलाक हटा, ट्रिपल तलाक को लेके भी बहुत हो हल्ला मचा था। वो भी एक वर्ग विशेष समुदाय से ही जुड़ा था, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो कानून भी पास हुआ, लोगों को उससे राहत भी मिल रही है। उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी एक जनमानस तैयार होगा और वो जनमानस इस देश के विकास में सहभागी होगा। कहीं विरोध कुछ नहीं होगा। स्वाभाविक है, थोड़े बहुत कुछ बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं जो लिबरल टाइप के हैं, सेकुलर टाइप के हैं, वो इसके विरोध में आएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वैसे वाकई में जनसंख्या नियंत्रण कानून इस समय भारत देश की मांग है और आम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और संसद में बाकायदे ला के प्रस्ताव बनाए और उसके बाद इसको अमल करें। सर, लगातार आवाज़ें ये भी उठ रही हैं कि स्टॉप सेलिंग इंडियन रेलवेज या कोल इंडिया या LIC, सबका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण सरकार करने वाली है। क्या ये सच है कि इन सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है? देखिए, सरकार में बैठे लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों निजीकरण होना चाहिए, कब होना चाहिए, RTI के दायरे से सब चीज़ सामने आ सकती है। जिनको आपत्ति उनको पूछना चाहिए कि इस निजीकरण से क्या फ़ायदा होता है।
है, सरकारीकरण से क्या फ़ायदा है। ऐसे में लोगों को ये बात पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए कि सरकार अगर कहीं गलत कर रही तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन अगर वो आम जनता के हित में, समाज के हित में, सामाजिक सरोकारों को लेकर किया जा रहा है तो उसका विरोध करना कोई उचित कदम नहीं है और ये किसी के बहकावे में करना नहीं चाहिए, ये तो तय है। सर, किसान को कर्ज माफ़ी चाहिए। जब कोरोना महामारी आई तो लोगों को ये था कि हमें बसेस की सेवा फ्री दी जाए और किसानों को ये भी था कि हमारे खाते में पैसे आएँ। युवाओं को हर महीने 10,000, जो बेरोज़गार हैं उनको 10,000 अपने अकाउंट में चाहिए। फिर जब जीडीपी का दर -24% तक गिर चुका है अब, तो उसके बाद सब फिर सरकार के उस विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आप कह रहे हैं किसानों को पैसे आने चाहिए, हमने तो देखा है, हम भी एक किसान परिवार से ही हैं, हमारे पिता भी किसान हैं, उनके अकाउंट में ये जो है अभी किसान सम्मान निधि समय से सबके अकाउंट पहुंची, ये तय है। जो मनरेगा जॉब रोल है वो लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं कहीं ऐसी बात सामने आई ही नहीं है। अगर तर्कों और तथ्यों पे आप जाएंगे, जब तथ्यों की बात करेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो मनरेगा का सबसे ज़्यादा जॉब रोल इसी समय कोविड में मिला है। जब देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है तो ऐसे में सामंजस्य बना के चलना चाहिए सरकार को भी और समाज को भी। तो सामंजस्य बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आप देखिए कि अनाज फ्री की, जिनको ज़रूरत है उनके लिए अनाज 6 महीने से फ्री जा रहा है ना। उनके अकाउंट में जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, मनरेगा के तहत जॉब रोल मिल रहा है, जनधन अकाउंट में 500 रुपये आ रहे हैं। भाई सरकार अपनी तरफ से पूरी बात कर रही है और इतना सब करने के बाद भी अगर जीडीपी गिर रही है तो आप हो हल्ला मचा रहे हैं, तो ये कहाँ से संभव है। इसके पीछे एक कारण और भी है कि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में नहीं है, ये आपको भी पता है, जनसंख्या अधिक है, ऐसी वैश्विक महामारी जब आती है तो इसमें अस्थिरता आना स्वाभाविक है। और भारत जैसे देश में ऐसा नेतृत्व मिला है भारत को, ये तो अच्छी बात है कि जो इतने अस्थिर माहौल में भी लोगों के अंदर मनोबल बनाए हुए, हौसला बनाए हुए है। और जीडीपी गिरने की जहाँ तक बात है तो जीडीपी गिरी, ठीक है, 3 महीने का आया है क्वार्टर का, फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जीडीपी भी आगे बढ़ेगी, ऐसा है नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर निजीकरण होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीबों को गरीबी की और मात झेलनी पड़ेगी अगर निजीकरण आएगा देश में? तो नहीं, निजीकरण, इससे पहले भी निजीकरण के कई उदाहरण हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ सरकारी ही है। आप आज देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की आप देख लीजिए बात, कॉन्वेंट कल्चर की बात देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसलिए हम कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, लेकिन आप 3 गुना फीस दे के, 4 गुना फीस दे के कॉन्वेंट में भेज रहे हैं। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे अब तो सुधार आ गए हैं ना, लेकिन उसके बाद भी उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तो इतनी बढ़ी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि निजीकरण आने से गरीबों को मार पड़ेगी। आज हर गरीब बच्चा, गरीब परिवार का व्यक्ति चाहता अच्छी शिक्षा मिले, वो कॉन्वेंट की तरफ जाता है ना, कहीं न कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकारी सिस्टम जो सरकारी सिस्टम बने हैं वो और भी मजबूत हों, आम जनता के विश्वास को जीतने में सफल हों, ताकि आम जनता सरकारी सिस्टम पे भरोसा करे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अन्य नियंत्रित इकाइयां हो सरकार के द्वारा जो चल रही हैं, उनका निजीकरण करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। उनको और मजबूत करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब ऐसा होगा तो देश में स्थिरता आएगी, लोगों का सरकार के प्रति भरोसा बनेगा, लोगों का सरकारी सिस्टम के प्रति भरोसा बनेगा और लोग धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगेंगे। ये थे हमारे साथ अवनीश राजपूत जी, जिनका सीधे सीधे ये कहना है कि निजीकरण कुछ चीज़ों में किया जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि निजीकरण ऐसा नहीं है अभी है, पहले से भी बहुत सारी चीज़ों में होता आ रहा है। तो धीरे धीरे अगर देश की बेहतरी के लिए निजीकरण किया जाता है तो उसमें बुराई नहीं है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इनका ये कहना है कि वो पूरे देश में लागू हो तो अच्छा है, कहीं एक तबका ये बोले कि ये अल्लाह की रहमत है तो ये सही नहीं होगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।